हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन के नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 4 और जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। पिछले वीडियोज में हमने इसके 3 पाठ कर लिए थे और आज हम चौथे पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये हमारे करंट के देश के बड़े करंट के मसले हैं, करंट के टॉपिक हैं और इनका जानना आपका क्या आवश्यक है आपके सिलेबस के हिसाब से और वैसे भी। आसान चैप्टर है, ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो मैंने आज के चैप्टर में पाठ में से कुछ मुख्य बातें लेकर के आपके सामने आया हूं। उनमें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जैसे यहाँ शब्द में लिखा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। सबसे पहले तो हमें इस बात का, जाति का आपको पता है, धर्म का आपको पता है, तो ये लैंगिक मसले नया शब्द है बच्चों के लिए। तो ये क्या होता है? लैंगिक लिंग शब्द से बना है और मसले उससे संबंधित बातें, यानी लिंग के कारण जो इंसान में औरत और मर्द के कारण जो परिवर्तन आ जाता है, हाँ, उनके काम में, उन मसलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहला है पॉइंट यही है, लैंगिक मसले। लैंगिक मसले है क्या? स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की गतिविधियां। स्त्री और पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को हम लैंगिक मसले कहेंगे। क्योंकि लिंग के आधार पर हमने, जाति के आधार पर लिंग को देख करके हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनमें कोई अंतर किया है, फर्क किया है, भेदभाव किया है, इसीलिए लैंगिक मसले कहलाए हैं उन मसलों को लेकर। इसके बाद यानी धर्म, जाति और लिंग से संबंधित बातें हैं इस चैप्टर में। इसके बाद नंबर 2 पे आप आते हैं। 2 नंबर पे लैंगिक अनुपात क्या है? लैंगिक अनुपात किसे कहते हैं? क्या होता है लैंगिक अनुपात? 1000 पुरुषों के पीछे औरतों की संख्या। मैं यदि संक्षेप में कहूं तो ये है कि 1000 पुरुष हैं और पुरुषों के पीछे कितनी संख्या है। जैसे 1000 आदमी हैं और 995 औरतें हैं, तो हम कहेंगे 995 प्रति 1000। तो उसको हम कहेंगे लैंगिक अनुपात। हाँ, हमेशा जब भी हम लैंगिक अनुपात की बात करते हैं तो वो प्रतिशत नहीं, 100 के पीछे नहीं होता, बल्कि 1000 के पीछे। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की कितनी संख्या है? जो 1000 के पीछे पुरुषों की संख्या है, चाहे वो 1000 के पीछे 1000 है, चाहे 900 है और चाहे वो 1100 है, तो उसको हम लैंगिक अनुपात कहेंगे। इसके बाद आपका अगला आता है श्रम का लैंगिक बंटवारा। श्रम में होता काम का लैंगिक, लिंग के आधार पर भी हम काम के बंटवारे में थोड़ा भेदभाव कर जाते हैं। जैसे कि घर का काम है, सारा का सारा घर का कार्य हम समझते हैं कि औरत का है, घर औरत का होता है। आदमी का काम कमा के ले आना होता है, लेकिन औरत का काम घर का काम संभालना, घर का काम करना या किसी नौकर से करवाना, वो लिंग के आधार पर हम उसको बांट देते हैं। इसको बोलते हैं श्रम का बंटवारा। क्योंकि लैंगिक के आधार पर हमने घर का काम समझ में कर लिया कि औरत को करना है या लेडीज औरत ने नौकरानियों से करवाना है, उसकी जिम्मेवारी, यानी कहने का मतलब यह कि घर की पूरी जिम्मेवारी औरत के सिर पे है। वो लैंगिक के आधार पर हमने घर का काम का बंटवारा कर दिया है, इसलिए हम उसको कहेंगे श्रम का बंटवारा है वो बंटवारा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपका वो नारीवाद। नारीवाद क्या होता है कि एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा अवसर, एक ऐसी धारणा जिसमें औरत और मर्द को समान अधिकार अवसर देने में विश्वास करने वाले जो लोग होते हैं वे नारीवादी लोग कहलाते हैं, नारीवादी कहते हैं। यानी एक ऐसी धारणा जिसमें औरत और मर्द को समान अधिकार हो, समान अवसर हो। दूसरे शब्दों में कहें कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, सारे बराबर हैं, स्त्री और पुरुष सारे के सारे समान है। जो ये धारणा मानते हैं उसे हम नारीवादी कहेंगे, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। औरत और मर्द में समान अधिकार और अवसर की बात करने वाला या उसमें विश्वास करने वाले स्त्री या पुरुष को नारीवादी कहेंगे, नारीवाद कहेंगे। इसके बाद अगर आपका पितृप्रधान, मातृप्रधान और पितृप्रधान, जहां पर पितृ प्रधान होता है वैसे तो पितृप्रधान होता है पिता का शासन, लेकिन यहाँ इस पाठ के अंदर ये है पितृप्रधान का मतलब है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दे देना। जैसे कि हमारा कहते हैं कि समाज है भारत में पितृ प्रधान समाज है, कि समाज है वो सारा उसमें पिता का महत्व ज्यादा दिया जाता है। लेकिन आजकल युग में थोड़ा परिवर्तन भी आ गया है। जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड में आजकल माता का नाम बीच पर बच्चों के साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे वह उसकी
किसी मार्कशीट है किसी, उसमें भी माता का नाम है, लेकिन शुरू में 2000 से पहले सिर्फ पिता का ही नाम था, उसी के नाम से बच्चों को जाना जाता था, घर परिवार जाना जाता था कि गांव में या शहर में फला का घर है। स्त्री के घर नाम से किसी को घर की कोई पहचान या बच्चों की पहचान नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि हमारा समाज पितृ प्रधान है, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है पितृ प्रधान कहते हैं। हम जहां माताओं को अधिक महत्व दिया जाता है मातृ प्रधान कहते हैं। इसके बाद अगर आपका है 2001 में बात लिंग अनुपात की झलक क्या है, ये 2001 में, क्योंकि 2001 ऐसा सन था जिस सन के अंदर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफी घट गई थी। जो बच्चियां हैं उनकी संख्या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम हो गई थी। और हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, ये 4 स्टेट ऐसी थी, 4 राज्य ऐसे थे जिनमें 800 प्रति हजार से भी नीचे चली गई थी। पहले ही घटती आ रही थी और घट करके आकर के 2001 में तो हरियाणा, गुजरात और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही बुरी तरह से इसका अनुपात तो बिगड़ गया था और लगभग 800 प्रति हजार से कम के आंकड़े यहां से प्राप्त हुए थे। 2000 के बाद मोटिवेट करने के बाद फिर से आंकड़े उभर कर आए हैं और इन दोनों 4 राज्यों की स्थिति फिर से बहाल हुई है, अच्छी हुई है। इसके बाद हमारा आएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक ऐसी धारणा होती है, एक ऐसे लोगों की विचारधारा होती है जिसके अंदर लोग अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को हीन दृष्टि से देखते हैं, यानी दूसरों को धर्म को तो घटिया समझते हैं और अपने धर्म को बहुत बढ़िया समझते हैं। आप उन दूसरों के धर्म को, लोगों को हीन भावना से देखते हैं और अपने धर्म को दूसरों की विचारधारा में सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। सब धर्मों से अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरों की बजाय, उसको हम सांप्रदायिकता कहेंगे। धर्मनिरपेक्षता कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, किसी धर्म के साथ कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, किसी धर्म को या किसी देश विशेष को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। सरकार की तरफ से या संविधान की तरफ से किसी भी धर्म को आश्रय नहीं दिया जाता है, स्पेशल उसकी कोई वो नहीं की जाती। जबकि जो और सब धर्मों के साथ समान ही महत्व अवसर दिया जाता है, समान अवसर दिया जाता है। हर आदमी को अपना कोई भी धर्म मानने का, अपनाने का पूरी छूट होती है। उनके साथ कोई जबरदस्ती कोई धर्म मनाने के लिए, अपनाने के लिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगला है आपका, भारत में विभिन्न धार्मिक समूह हैं, वो कितने हैं। एक विशेष आंकड़ों के अनुसार जो भारत में है, हिंदू है वे लगभग 80.5% है, मुसलमान है वो 13.4% है, ईसाई है वे 2.3% है, सिख है वे 1.9% है, बौद्ध है वे 0.8%, जैन है वे 0.4% और इसके अलावा जो अन्य धर्मों के लोग हैं वे 0.6% लोग इस भारत में निवास करते हैं। इससे हमारा पॉइंट वो है पारिवारिक कानून क्या होते हैं। परिवार से संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहते हैं, जैसे चाहे वो विवाह से संबंधित कानून हो, तलाक संबंधित हो, गोद लेने से उत्तराधिकार संबंधी, ये जो अधिकार है जो परिवार से संबंध रखते हैं वे सारे के सारे कानून है, वो सारे कानून हमारे पारिवारिक कानून कहलाते हैं। इसके बाद अगला वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर किसी एक जाति के लोगों को तो सबसे उत्तम माना जाता है, बाकी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता है और कर्म के हिसाब से उनको, वर्ण के कर्म के हिसाब से उनको कार्य दिया होता है। जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो से कर्म के अनुसार सबसे इसमें ज्यादा महत्व ब्राह्मण को दिया जाता था, फिर क्षत्रिय को दिया जाता था, उसके बाद कमाने वाला को वैश्य और सबसे नीची जाति शूद्र को समझा जाता था। उसी प्रकार उसी को कहते थे वर्ण व्यवस्था। एक ऐसी जिस जातियों के समूह का पदाक्रम का दोनों पद के हिसाब से क्रम है, एक जाति को श्रेष्ठ समझा जाए, बाकी जाति को धीरे धीरे उसके बाद उससे नीचा समझ करके उनको अपने समाज को बांटा जाए, वो उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था समाज। तो मेरे ख्याल में आज के चैप्टर में आप लोगों के लिए काफी कुछ है और इसके बाद हम करते हैं अगली बार। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर रहे थे इस पाठ के मुख्य
शब्दावली की और आपने मुख्य मुख्य बातें जानी और कल आपने पाठ भी अच्छे से पढ़ा हुआ तो उसमें आपके सामने में शब्द आए होंगे और जिससे आपको पाठ आसान हो गया है। और आपका अध्ययन करने के बाद आज हम कर रहे हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। और अभ्यास के प्रश्न में हम सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं, जीवन के उन पहलुओं का जिक्र करें, जीवन के उन पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अर्थात वे बातें बतानी है जिसमें पुरुष और महिला में भेदभाव किया जा सकता है, किया जा रहा है, या अंतर समझते हैं हम महिला और पुरुष में क्या अंतर है उस बात के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार की। भारत में अनेक प्रकार का स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, उसमें सबसे पहले बात करते हैं रोजगार की। देखिए रोजगार महिलाओं की बजाय पुरुषों को ज्यादा रहता है काम में, क्योंकि महिलाओं को समझा जाता है कि अक्सर हमारे रूढ़िवादी समाज में कि महिलाएं सिर्फ घर का काम के लिए होती हैं, घर का काम काज चलाने के लिए होती है, लेकिन पुरुषों को कमा के लेके आना होता है। इसलिए रोजगार में पुरुषों को अधिकतम स्थान दिए होते हैं। पुरुषों को फैक्ट्री में, सरकारी नौकरियों में अधिकतम स्थान होता है, उन्हें सबल माना जाता है, उन्हें स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर माना जाता है, काम में उनसे ज्यादा मेहनती माना जाता है, इसलिए उनको जल्दी काम मिल जाता है। दूसरी ओर औरतों को हम उसके काम में कम सिक्योरिटी मानते हैं, कमजोर मानते हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए उन्हें रोजगार के कम साधन उपलब्ध हो पाते हैं। दूसरा है वेतन। जबकि संविधान के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष के साथ तो वेतन के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज स्त्री छोटे से लेकर बड़े काम तक, फौज से लेकर छोटे से छोटे काम से लेकर, चाहे वो बस के ड्राइवरी की बात हो, चाहे कंडक्टर की बात हो, चाहे वो फौज की बात हो, वहां महिलाएं पहुंच चुकी हैं। फिर भी आज समाज में यदि हम कहीं बात करते हैं तो पुरुष की अपेक्षा उसे वेतन कम दिया जाता है। दिहाड़ी की बात करें तो जो मजदूरी है, श्रमिक है, उनको भी श्रमिक मजदूरी कम दी जाती है। कहने को समान है, लेकिन जब सरकारी आंकड़े देखो तो वहां भी स्त्री और पुरुषों का अलग अलग वेतन दिया होता है। कंपनियों में भी अलग अलग वेतन मिलता है, पुरुषों को अलग, स्त्री को अलग। तो इस प्रकार इस मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। नंबर 3, सामाजिक सम्मान। सामाजिक सम्मान है वो भारत में महिलाओं को कम मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है। आपने देखा है कि हर चाहे वो खेल जगत है, चाहे शिक्षा जगत है, चाहे वो और कोई क्षेत्र फील्ड है, उसमें पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है, स्त्रियों को कम मिलता है। स्त्रियों को घर के घरेलू कामकाज के लिए माना जाता है या बच्चों के पालन पोषण के लिए माना जाता है, जबकि पुरुष को सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए, काम के लिए माना जाता है और उसे समाज में ज्यादा मान्यता मिलती, समाज मिलती है। यदि एक परिवार में आदमी काम करता है, नौकरी करता है, उसको अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, और यदि आदमी खाली और उसकी और काम कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उसको इतनी अच्छी दृष्टि से नहीं माना जाता। तो इस प्रकार औरतों का सम्मान पुरुषों की अपेक्षा कम है। इसके बाद राजनीतिक मसले की बात करें तो हम आज भारत में 33% आरक्षण हो चुका है, जबकि संविधान में 50% आरक्षण की बात है, लेकिन 33% आरक्षण देने के बावजूद भी आप देखते हैं कि महिलाएं राजनीति में नहीं आ पाती। वे इतने चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति पुरुषों का काम है, या पुरुष नहीं आने देना चाहते, उन्हें आगे लेके आकर के राजी नहीं है। रामचंद्र जी के छोटे से लेवल पर, गांव के लेवल भी अगर बात करें तो पहली बात तो सरपंच बनने के लिए कोई महिला तैयार नहीं होती, यदि बाई तैयार भी हो जाती है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला उसका कोई न कोई या तो घरवाला या उसका देवर जेठ है, जो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। कहने को तो स्त्री महिला सरपंच होती है, लेकिन उसका काम काज पुरुष ही करते हैं। इस प्रकार हम देखें या ये हमारे संसद में देखें, हम संसद में बहुत कम ही महिलाओं की भागीदारी है। यदि हम बात करें विधानसभा की, वहां भी बहुत कम भागीदारी है, 33% होने के बावजूद भी भागीदारी नहीं रह पाती। गिनती की महिलाएं MLA MP बन पाती हैं। तो इस प्रकार राजनीति में भी पिछड़ी हुई हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जिस परिवार में महिलाओं को इलेक्शन लड़वाने में पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो वो अच्छा नहीं मानते कि महिलाएं बाहर जाएंगी, हर जगह उनको मीटिंग में जाना पड़ेगा, इस प्रकार जाना पड़ेगा, तो इस प्रकार उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की। मानव शिक्षा के क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा तेजी आई है, और हम स्कूलों में देखते हैं कि लड़कियां बहुत तेज, लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से पढ़ रही हैं। और जब भी अभी परीक्षा का रिजल्ट उठाएंगे तो सबसे पहले लड़कियों ने बाजी मारी
ये शब्द लिखे आएंगे आपको बोर्ड की जब भी परीक्षाएं के रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर भी यदि लड़कियों को कम में ज्यादा, लड़कों को ज्यादा भेजा जाता है खेल के क्षेत्र में, उनके साथ भेदभाव होता है। लड़कों के साथ लड़कियों की भेदभाव भावना होती है, उनके साथ लड़कियों को शिक्षा में कम बैठाया जाता है। यदि घर का काम नहीं चल रहा तो लड़की को नहीं भेजेंगे, लड़कों को भेजेंगे। वो समझते हैं कि लड़कियां घर के काम के लिए, लड़कियों को महत्व देंगे। लड़कों की चाह रहती है, जन्म पर भी एक समाज में परंपरा बनी हुई है कि लड़का जरूर चाहिए, लड़की हो चाहे ना हो। तो इस प्रकार शिक्षा भी जब कराते हैं तो लड़का पढ़ा होना चाहिए, लड़की को पढ़ाकर क्या करना है कि उसने अगले के घर तो जाना ही है। इस प्रकार की विचारधारा लड़कियों को शिक्षा में बाधक होती है, जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। अगला आर्थिक स्वतंत्रता। आज भारत में औरतें पूर्ण रूप से डिपेंडेंट नहीं है, वो आदमी पर डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर नहीं है। चाहे वो नौकरी खुद करती है, फिर भी उसके घर वाले का उसकी तनख्वाह पर आधिपत्य रहता है। जब भी अपने खर्चे पानी की बात होती है तो वो आदमियों से लेकर अपना चलाते हैं, उसके लिए भी उसे मांगना पड़ता है, चाहे वो काम करे, रोजगार पे हो चाहे ना हो। तो एक ये परंपरा बनी हुई है। औरतें भी ऐसा अपने आप को समझते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है, ये तो आदमी का काम है। इस प्रकार हम देखें तो हमारे समाज में आज भी हर प्रकार से स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसके अलावा और बहुत से क्षेत्र है जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। तो आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का विवरण दें। यानी सांप्रदायिक राजनीति कितनी प्रकार की हो रही है हमारे यहाँ। उनमें सबसे पहला है, उनका उदाहरण भी देना है। सबसे पहला है धार्मिक श्रेष्ठता का अंधविश्वास। तो सबसे पहले तो सांप्रदायिकता है कि किसी एक विशेष धर्म को अच्छा मान लेना और दूसरे के धर्म को हीन मान लेना और उसको मान करके राजनीति को बढ़ावा देना। किसी एक धर्म के ऊपर राजनीति करना बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि ये हमने पीछे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है हमने देखा था अमेरिका में, तो वहां बहुत गड़बड़ हुई थी। वहां इसी कारण से आपस में फूट हुई, क्योंकि जो प्रोटेस्ट और कैथोलिक है उनमें कुछ संख्यावाद कुछ लोग का एक धर्म में ही विश्वास करते थे। ईसाई धर्म के दो पार्ट में, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। तो इस प्रकार ये एक बड़ा खतरनाक चीज होती है कि यदि आप अंधविश्वास करते हैं किसी एक धर्म का साथ दिया जाए तो उसमें राजनीति जब प्रवेश कर जाती है तो देश के लिए खतरा पैदा होती है। दूसरा बहुसंख्यकवाद सांप्रदायिकता। किसी एक वर्ग के बहुसंख्यकवाद हो, वो अपने आप को पूरे के पूरे देश पर अपना कब्जा समझते हैं, अपने आप को बहुसंख्यक मानते हैं। दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक होते हैं वे अपने आप को हीन समझते हैं, उस देश का कटा हुआ हिस्सा समझते हैं और वे अलग राजनीति की मांग करते हैं, अलग देश की मांग करते हैं, अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। इस प्रकार ये देश के लिए खतरा पैदा है। जैसा कि श्रीलंका में आपने देखा हिंदी और तमिल के बीच में गड़बड़ है, तो वहां संख्यावाद कौन है? हिंदी है और सरकार ने हिंदियों का पक्ष लिया है। तो वहां इसी कारण से वहां पे संघर्ष सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हुए हैं राजनीति के आधार पर। तीसरा हमारा सांप्रदायिक आधार पर राजनीति की गोलाबंदी। ये बड़ा खतरनाक होता है कि सांप्रदायिकता को लेकर के जब राजनीतिक गोलाबंदी की जाए, कोई राजनीतिक इलेक्शन लड़े, राजनीतिक आधार बना करके लड़े, गोलाबंदी करे, तो बड़ा खतरनाक देश के लिए सिद्ध होता है। तो ये इसके बाद है जो आपका अगला पॉइंट है सांप्रदायिक हिंसा। और राजनीति जब तो बहुत ही गंदा रूप ले लेती है जब वो सांप्रदायिक हिंसा कराने पर उतारू हो जाते हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को मरवाना भिड़वाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि भारत में 1947 में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़की गई, तो देश में बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हुई। प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कि भारत में किस तरह से अभी तक जाति की असमानताएं जारी हैं। आज भारत आजाद हो चुका है, पढ़े लिखे लोग तो जाति को कम मानते हैं और पहले की अपेक्षा लोगों में समझ भी आई है, लेकिन फिर भी आज हमारे बीच में जातिगत असमानताएं मौजूद हैं। तो उनमें कौन कौन से? नंबर 1 तो देखिए हम जाने में चाहे इस जाति का पक्ष ले रहे हैं। नंबर 1 तो विवाह संबंध। आज भी हर जाति अपने विवाह अपने ही जाति के लोगों में अपने समूह में करते हैं। एक दूसरी जाति में विवाह करना बड़ा गलत माना जाता है, जाति इसके धर्म के विरुद्ध माना जाता है और वो इसको समर्थन नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि आज भारत में जातिगत समानताएं हैं। अगला है छुआछूत। आज बहुत कम है ये चीज, लेकिन फिर भी हमारे बीच में है। जब हमारे घर में कोई नीची जाति का या ऊंची जाति का संपर्क होता है तो वे आपस में एक दूसरे का मिलान नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को छूना नहीं चाहते। तो इस प्रकार उनके बीच में छुआछूत भी है। आर्थिक क्षेत्र में
जो ऊंची जाति के लोग उन्होंने आज भी आर्थिक क्षेत्र में अपना बहुत्व बनाया हुआ है और गरीब लोगों के लिए आगे पहुंचना कम मुश्किल है। उन्होंने धन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अपना कब्जा किया हुआ है। शिक्षा के मामले में देखें तो जो बड़े लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, आज लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। जो निम्न श्रेणी के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बेसिक छोटी मोटी शिक्षा तो ले लेकिन आगे धन के अभाव में अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम देखते हैं कि आज भी देश में जातिगत असमानताएं, जाति कमजोर होने के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसके कारण अगला प्रश्न हमारा है, 2 कारण बताइए कि भारत में जाति के आधार पर चुनाव के नतीजे तय नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके 2 कारण बताने हमने। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है और इस देश में जो संसदीय क्षेत्र है वो विशाल है। नंबर 1 तो संसदीय क्षेत्र विशाल है, जो एमपी के क्षेत्र हैं, चुनावी क्षेत्र वो बहुत विशाल है। तो जो 545 सीटें संसदीय क्षेत्र की हैं और जो पूरे विशाल देश में फैली हुई हैं और उनमें एक जाति का आना बड़ा मुश्किल है, तो सभी जातियों का लेना पड़ता है, सभी जातियों का समर्थन लेना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। दूसरा, एक ही जाति के, यदि एक जाति का बहुमत, पहली बात होता नहीं है, यदि हो भी जाए तो एक जाति में नंबर 2 एक से अधिक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। जब चुनाव के इलेक्शन लड़ने की बात आती है तो एक प्रत्याशी एक जाति में हो तो शायद वो निकल जाए, लेकिन वहां पर प्रत्याशियों की संख्या, एक ही जाति के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वे जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत संख्यावादी प्रणाली है और यहाँ पर हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिस वजह से एक जाति के लोग आगे नहीं आ पाते, चाहे वो बहुसंख्यक हो, क्योंकि यदि वो बहुसंख्यक है फिर तो उस जाति में से अनेक लोग प्रत्याशी के रूप में पैदा हो जाते हैं। और इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।